नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जिसे दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग लगातार जूझ रहे हैं, उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है। और ये बात है हवा की क्वालिटी की, जो बिल्कुल इमरजेंसी स्तर पे पहुंच गई है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का, वो पिछले दिनों जो बीता शुक्रवार उसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 471 AQI गिर चुका था और उसके एक दिन पहले ये 411 था। और आप ये समझिए कि 300 के ऊपर जब ये AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो उसे सिवियर कैटेगरी यानी कि एक भयंकर इसका स्तर माना जाता है एयर के प्रदूषण का, हवा के प्रदूषण का, और ये एक इमरजेंसी मानी जाती है। दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रदूषण की वजह से लोगों की औसत उम्र कम हो रही है, ये एक स्टडी में पता चला है। और हाल ही में शिकागो यूनिवर्सिटी की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक भारत दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों में है, जिसे एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स औसतन 8 साल कम होने का खतरा है। नवंबर के महीने में दिल्ली और आसपास प्रदूषण सिवियर यानी कि बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और इन महीनों में साल दर साल यही समस्या सामने आती है, क्योंकि पराली का जलना, दिवाली के पटाखे और फिर पहले से ही गाड़ियों के धुएं से प्रदूषित हवा दम घोंटने लगती है। प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक सुनवाई करते हुए शनिवार को कहा, इस बेंच में मौजूद थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत। उन्होंने ये बोला है कि दिल्ली में जो हालात हैं वो इमरजेंसी वाले हैं। पराली जलाने से दिल्ली और NCR का प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके लिए हर बार किसानों को दोषी ठहराना फैशन है। पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसका क्या हुआ? कोर्ट ने यह भी पूछा है कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर काम करने की जरूरत है। केंद्र सरकार पंजाब और हरियाणा सरकार से पराली जलाने से रोकने के लिए क्यों नहीं बात करती? प्रदूषण में पराली जलाने का कुछ प्रतिशत योगदान है, बाकी दिल्ली में प्रदूषण विशेष रूप से पटाखे, उद्योग, धूल आदि से है। तो उसके बाद दिल्ली सरकार ने कई इमरजेंसी कदम का ऐलान फिर से किया है, जैसे कि स्कूल बंद करना, कंस्ट्रक्शन के काम को रोकना। ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत होता है। सरकारी अधिकारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम भी करने की बात कही गई है। बल्कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप कैसे इस प्रदूषण के स्तर को कम कर सकते हैं, कुछ सोचिए। क्या 2 दिन का लॉकडाउन किया जा सकता है? तो 2 दिन के लॉकडाउन के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार को कोर्ट के सामने एक प्लान पेश करना है। इस मामले में सोमवार को फिर सुनवाई होनी है। सवाल इस गंभीर समस्या पर यह बना हुआ है कि इस जहरीली हवा का हमारी सेहत पर, हमारे बच्चों की सेहत पर कितना असर पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो खतरनाक स्तर पर पहुंचने वाले प्रदूषण को कम करने में कितना कामयाब होगा, कितना कारगर होगा? क्या दिल्ली और पड़ोसी राज्य को हवा की इमरजेंसी से लड़ने के लिए सेंटर एक साथ ला पाएगी? क्योंकि धरती हाँफ रही है और लोग हाँफ रहे हैं। तो हमारी सेहत का सवाल है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर GC खिलनानी, जो चेयरमैन हैं PSRI के यानी इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी डिजीज, डॉक्टर वंदना शिवा है पर्यावरणविद, B सेन गुप्ता है पूर्व सचिव हैं CPCB के, अनुमिता रॉय चौधरी हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CSE, रीना गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। रीना जी, आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही और उसके बाद एक सुझाव भी दिया कि इसको जैसे जिस एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस स्तर पे है उसको कम से कम 200 पॉइंट से कम करने की जरूरत है। इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या 2 दिन का लॉकडाउन किया जा सकता है? कई इमरजेंसी मेजर्स की उसके बाद बात की गई है और सरकार को एक प्लान भी पेश करना है इसको लेकर। क्या इसके ऊपर सरकार का प्लान बना है? जैसे आपने अभी समझाया, जो वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, जो इस समय पूरे उत्तर भारत में इसका प्रकोप चल रहा है। चाहे आप पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, पूरे उत्तर भारत में प्रकोप चल रहा है। और दिल्ली सरकार शुरू से ये कहती आ रही है कि जब तक केंद्र सरकार सारे नेबरिंग स्टेट्स को साथ बिठाकर, एक टेबल पे बिठाकर कुछ टारगेट सेट नहीं करेगी, टाइमलाइन सेट नहीं करेगी, तब तक दिल्ली में प्रदूषण से निजात पाना बहुत मुश्किल है। हमारे अपने लेवल पे जितने काम हो सकते थे वो हमने सब करे हैं, चाहे उसमें दूषण फैलाने वाले कारखानों को बंद करना हो, बिजली के जो कारखाने थे उनको बंद किया। आपको याद होगा 2016 में दिल्ली में बिजली बहुत जाती थी, उसके चलते पूरे दिल्ली में डीजल जनरेटर बहुत चलते थे।
हमने 24 घंटे बिजली जब से सप्लाई करनी शुरू करी है दिल्ली में, डीजल जनरेटर जी अभी जो कोर्ट को फिर सोमवार को इस पर सुनवाई है और एक प्लान ऑफ एक्शन भी देना है और शायद एक प्लान बी कि क्या 2 दिन का लॉकडाउन भी हो सकता है इसको लेकर, तो इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी मेजर्स के लिए इस समय दिल्ली सरकार क्या सोच रही है, या ये एक प्रस्ताव भी देना होगा, उस पर मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि क्या इस पे अपडेट है। नगमा जी, उसमें दिल्ली सरकार एफिडेविट पेश कर रही है कल कोर्ट में। उसमें हमने साफ साफ कहा है कि हम अगर दिल्ली में हम लॉकडाउन करने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली एक बहुत छोटा राज्य है। अगर दिल्ली में आप लॉकडाउन कर देंगे, दिल्ली की एक्टिविटीज बंद कर देंगे, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी रुकती है और बहुत बेरोजगारी इस समय चल रही है, लोगों के रोजगार की प्रॉब्लम आ जाती है। और दिल्ली में बंद करने से नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय लेती है कि पूरे एनसीआर क्षेत्र में आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा, तो दिल्ली सरकार की तैयारी पूरी है। नगमा जी, एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम चीन का भी उदाहरण लें, चीन में भी यही बुरी हालत थी। वहां पे केंद्र सरकार ने एक अथॉरिटी बनाई, एक रीजनल अथॉरिटी बनाई। वो रीजनल अथॉरिटी जो निर्णय लेती थी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को वो मानने होते थे। अब जब तक केंद्र सरकार दिल्ली एनसीआर के लिए वो रीजनल अथॉरिटी नहीं बनाती, जो सेंट्रल एयर क्वालिटी कमीशन केंद्र सरकार ने बनाया वो पूर्णतः विफल रहा है, वो कुछ भी नहीं कर पाया। तो एक अथॉरिटी बनाए, टाइमलाइंस बनाए, टारगेट सेट करे, जिससे कि ये दोषारोपण का आप मौका ही ना दे किसी को। जो CAQM बना है, जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वंदना शिवा, उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो बनाया तो गया, लेकिन वो क्या कर रहा है? उसके जो पावर्स हैं वो EPCA से ज्यादा थे, उसके जुरिस्डिक्शन भी शायद कुछ ज्यादा है, लेकिन अभी तक उसने जिस तरह का काम किया है उस पर आप क्या बताएंगे? क्योंकि जो क्रॉप फायर्स हैं, जो स्टबल बर्निंग है, उसको भी वो नहीं रोक सका है। और मैं मानती हूं कि वो एक फैक्टर है दिल्ली और आसपास के प्रदूषण में, पर ये जो नई बॉडीज बनी थी ये क्या कर पाई हैं? नई बॉडीज को नए विज्ञान के साथ काम करना पड़ेगा, और नया विज्ञान है सिस्टम साइंस। सब जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले छठ पूजा में सब यमुना की तरफ देख रहे थे और उस पे जो झाग आ रही है, वही जहर पानी में झाग ला रहा है, वही अमोनिया, वही फॉस्फेट वहां पोल्यूशन दे रहा है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए भयानक है। वही जहर हमारी खेती को बदलाव किया है। मैंने तो हरित क्रांति पे किताब लिखी है, रिसर्च किया है, और कृषि पे तब से 1984 से मैंने अपना लाइफ डेडिकेट किया है। ये पराली जलाना हरित क्रांति की देन है, रासायनिक की देन है। बौने किस्में लाए और मशीन लाए, कंबाइन हार्वेस्टर, जो ऊपर अनाज ले लेती है और नीचे वो स्टबल छोड़ती है। भारत में हम स्ट्रॉ की उतनी ही वैल्यू रखते हैं जितनी ग्रेन की। हमारे जानवरों के लिए वो चाहिए, हमारी धरती माँ के लिए वो चाहिए। भारत ने दुनिया को कंपोस्टिंग सिस्टम दिया है, दुनिया को, और आज हम भूल रहे हैं उसी को। हमारे किसान को DAP नहीं मिल रहा है, 300% बढ़ गया है उसका दाम। अगर हम ये नहीं देख रहे कि ये जहर वाली व्यवस्था, चाहे पानी हो, चाहे खाना हो, चाहे हमारा सांस हो, सब में जहर डाल रहा है, और उसके रूट्स में नहीं जाएंगे और फ्रैगमेंटेड मैनेजमेंट करते रहेंगे, सॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम। और मैं बहुत खुश हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इट हैज बिकम अ फैशन फॉर एवरीवन टू बैश द फार्मर्स। द फार्मर्स आर द विक्टिम्स of this chemicalization and mechanization of food. That is why they are fighting against the corporatization of agriculture. जब इस समय जब दुनिया के भेड़िए भारत की कृषि की तरफ देख रहे हैं कि हम कैसे नेट जीरो के द्वारा जमीनें भी ले लें, खेती भी ले लें, नया कैलकुलस कर रहे हैं वहां के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ब्लैक रॉक्स और मैकिंजीज लगे हुए हैं कि एक नई गुलामी, कार्बन गुलामी कैसे लाएं। ये हमारी तीसरी दुनिया के लाइक माइंडेड ग्रुप ने COP26 में सीधे बोला है, दिस इज कार्बन कॉलोनाइजेशन। यही नीचे का पोल्यूशन ऊपर का पोल्यूशन बनता है, और 90% पोल्यूशन वो ही देश आज कर रहे हैं जो पहले भी कॉलोनियलिज्म के टाइम करे हैं। हिस्टोरिक पोल्यूटर्स भी हैं, प्रेजेंट पोल्यूटर्स भी हैं, और नेट जीरो का मतलब है हमें पोल्यूशन का हक है जी, पर तुम्हें हम रोकेंगे और हम अपने तरीके से रोकेंगे, जो कि तुम हमारे कार्बन स्लेव बन के रहो। ये कार्बन स्लेवरी
सोल्यूशन नहीं है। और अगर हम अंधे नजर से देखते रहेंगे और एक स्वतंत्र सॉवरेन देश जिसने दुनिया को विज्ञान दिया है, कृषि दी है, जी, आज हम बिखरे बिखरे प्रॉब्लम्स देखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, गुलामी बढ़ती जाएगी। आपने इसके मूल कारण की बात की और वहां से बिल्कुल सही आपने कहा कि वहां पर बदलाव और वहां पर जरूरत है कि हम सुधार करें, क्योंकि उसका नतीजा है ये सब जो हम अब देख रहे हैं। वो हमारे फार्मिंग में किस तरह के बदलाव, क्रॉप पैटर्न में क्या बदलाव होनी चाहिए, ये सब चीजें भी देखनी होंगी। अनुमिता रॉय चौधरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CSE, हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि स्टबल बर्निंग जो होती है, किसानों को ब्लेम करना ठीक है, उसका एक कंट्रीब्यूशन है, पर और भी चीजें हैं इसमें। वेहिकुलर पोल्यूशन है, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है। दिल्ली में आसपास NCR में इतनी गाड़ियां हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, उनको रोकने के लिए क्या होना चाहिए। दिवाली क्रैकर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं। तो अनुमिता जी, आप हमें समझा सकेंगी कि कितना कंट्रीब्यूशन किसका है दिल्ली और NCR के प्रदूषण में, यानी वेहिकुलर जो पोल्यूशन है वो क्या है, इंडस्ट्रीज का क्या है, दिवाली क्रैकर्स है, स्टबल बर्निंग है, ताकि समझ में आए कि क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज दिल्ली और NCR के पास साइंस मौजूद है, जिस साइंस के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि कितना प्रदूषण कौन से सोर्स से कितना आता है। एक है जो सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडीज जो किए गए हैं दिल्ली और NCR में, वहां पे हमने देखा है कि डस्ट पोल्यूशन के बावजूद भी अगर आप सिर्फ कंबस्शन सोर्सेज को देखें, जिसको हम इंडस्ट्री, व्हीकल्स, वेस्ट बर्निंग ये सब मानते हैं, तो यहाँ से प्रदूषण से व्हीकल्स सबसे ज्यादा है कंबस्शन सोर्सेज में, फिर इंडस्ट्री है और फिर बाकी सारे और। पर एक और बात है, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस जो हमारे सामने है। अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की जो हर रोज लगातार कंटिन्यूसली हर घंटा बताती है कि पोल्यूशन सोर्स की रिलेटिव कंट्रीब्यूशन कैसे बदल रहा है शहर में, और वहां से जब हम लोगों ने ये एनालिसिस की कि आज अक्टूबर के महीने से लेके आज तक ये क्या बदलाव आ रहा है, तो वहां से हमने देखा कि अगर आप सिर्फ दिल्ली की अपनी 8 सोर्सेज को देखें तो सबसे ज्यादा व्हीकल से आ रहा है, और उसके बाद इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और वेस्ट बर्निंग। पर उसके साथ साथ ये भी दिखाता है कि NCR, आप पराली की बात कह रहे हैं, पराली दिवाली तक सिर्फ 12-10% तक था। अभी पिछले 3-4 दिन में पराली की कंट्रीब्यूशन बहुत तेजी से बढ़ी है। पर NCR 19 डिस्ट्रिक्ट वहां से बहुत प्रदूषण तक आता है। अब अगर इस प्रोफाइल को हम समझते हैं, अब बात है कि हम करें क्या, क्योंकि अब यह चर्चा को हमें सॉल्यूशंस की तरफ लेना पड़ेगा। अब दिल्ली की अगर अपनी सॉल्यूशंस को देखें कि अपनी जो लोकल पोल्यूशन सोर्सेज हैं, हम जब इंडस्ट्री, एक तो है व्हीकल्स, अगर आज 1.3 करोड़ गाड़ियां शहर में चल रही हैं आज, और ये निजी गाड़ियों के ऊपर निर्भरता बढ़ रही है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार नहीं आया, और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज में जो लीगल इंडस्ट्रीज है वहां पे अच्छा काम हुआ है, जहाँ पे आपने नेचुरल गैस को बढ़ाया है और कोयले को हटाया है। पर आज शहर में इतने अनऑथराइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो इंडस्ट्री बाहर है, जो गंदे ईंधन को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो वेस्ट बर्निंग, अगर शहर में सिर्फ हाफ वेस्ट को हम कलेक्ट करके डिस्पोज कर रहे हैं, तो अब आप सोचिए कि हम वेस्ट बर्निंग को कैसे हम रोकेंगे। जी अनुमिता जी, सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ। ये जो इसके सॉल्यूशंस आपने सही कहा कि चर्चा उस पर होनी है कि हम इसको अब करें क्या, चर्चा उस लेवल पर लेके जाना, और कोर्ट ने भी ये कहा है, मैं इस पर आऊंगी। पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि जो अभी हम लोग जैसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है और उसको जो लागू किया जाता है, वो क्या पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है? बी सेन गुप्ता हमारे साथ हैं जो कि पूर्व सचिव रहे हैं CPCB के। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि CPCB के जो पावर्स हैं प्रदूषण को कट करने में, क्या वो उसको पूरी तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है? क्या ग्रैप का इस्तेमाल पूरी तरह से हो रहा है? क्योंकि हर साल ये पता रहता है कि प्रदूषण इस समय पर होगा, लेकिन तब
ग्रैप लागू किया जाता है जब हम ऑलरेडी 300 के PM 2.5 300 माइक्रोग्राम्स के ऊपर चला गया, तो हम इंतजार क्यों करते हैं? क्यों नहीं हम उसके पहले, हमें पता है कि अक्टूबर के एंड और नवंबर की शुरुआत में इतने दिनों सीवियर कैटेगरी में प्रदूषण जाता है, तो क्या इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है इसको लागू करने के तरीकों में, या हम वेट करेंगे इसके लिए कि एकदम इमरजेंसी हो जाए तब कुछ किया जाए? हाँ नगमा जी, आपने बिल्कुल सही चीज बताई। मेरा कहना है कि हमें अगर दिल्ली में वायु प्रदूषण और एयर क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना पड़ेगा और पूरा एनसीआर को एक एयर शेड के रूप में लेना पड़ेगा। केवल दिल्ली में या पंजाब में पॉल्यूशन कंट्रोल करने से होगा नहीं, एयर का कोई बाउंड्री नहीं होता। जो आप गाजियाबाद में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पोल्यूशन कर रही है उससे दिल्ली इफेक्ट हो रहा है। इसीलिए हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना पड़ेगा एयर शेड बेसिस में। और एक चीज हमें समझना चाहिए कि दिल्ली में जो विंटर में ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें एडवर्स मेट्रोलॉजिकल कंडीशन होता है। वो क्या होती है कि उसमें मिक्सिंग हाइट, एक हम पैरामीटर कहते हैं, वो बहुत नीचे चली जाती है और विंड बिल्कुल काम कंडीशन में रहती है। इसीलिए जितने भी पॉल्यूटेंट जनरेट होती है वो ट्रैप हो जाता है एक मिक्सिंग लेयर। बिल्कुल तो उससे जो है पोल्यूशन मूवमेंट नहीं होता, ये नेचुरल है। ये तो पता रहता है पहले से कि ये होना है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि हम उसके पहले कदम नहीं उठाते, पता होता है हमें किस समय। इसके लिए बहुत सारे चीज जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कर रही है, हमारा एयर कमीशन कर रही है। मैं एक दो चीज बताऊंगा अगर आप 2 मिनट का समय दें। जैसा है कि इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन में दिल्ली गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने पूरे इंडस्ट्री को कहा है कि आप PNG पे चली जाइए। बहुत अच्छी बात है, कोयला बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन ये चीज जो है बाकी एनसीआर टाउन में नहीं हुआ है। आप ले लीजिए गाजियाबाद, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, यहां पे अभी भी कोयला जल रहा है, तो उसको बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात है, जो इंडस्ट्रीज हैं वो केवल फ्यूल बर्निंग से पोल्यूशन नहीं होता, उनका प्रोसेस एमिशन में भी होता है। और प्रोसेस एमिशन जो है एनसीआर रीजन की जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें केवल कागजी कार्रवाई हो रही है, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं अपने ये 40 वर्ष के अनुभव से बता रहा हूं कि जो प्रोसेस एमिशन कंट्रोल फॉर एयर पोल्यूशन, ये छोटे और मीडियम स्केल इंडस्ट्री में बहुत ही गलत तरीके से इसका वो किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट, हमारे जो एनसीआर रीजन में कोल बेस्ड पावर प्लांट है और रिफाइनरीज है, उनमें जो MOEF के जो स्टैंडर्ड है उसका पूरा पालन नहीं हो रहा है, तो उनको भी तो करना चाहिए। और चौथा है जो ब्रिक के, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। सिमिलरली फॉर वेहिकुलर सेक्टर, हमें जो ऑन रोड व्हीकल्स है उसके इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस प्रोग्राम में बहुत जोर देना पड़ेगा। अभी जो प्रेजेंट सिस्टम और ऑन रोड व्हीकल्स को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? यानी क्या लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए कि वो कम से कम हफ्ते में एक दिन भी अपनी गाड़ी को ना निकालें और कुछ अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें? डॉक्टर जीसी खिलनानी, क्योंकि ये व्हीकुलर जो प्रदूषण है, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है सबसे ज्यादा, जैसा कि अभी हमें अनुमिता ने बताया। तो डॉक्टर खिलनानी, कितना ज्यादा असर सेहत पे पड़ता है लॉन्ग टर्म? वो स्टडी जो ये कहती है कि इससे औसत जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होती है। दिल्ली और उत्तर भारत में जो प्रदूषण में लोग रहते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर असर इसका पड़ता है लॉन्ग टर्म। हाँ, देखिए, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि जो एमिशन होता है व्हीकल से, पेट्रोल और डीजल का अलग अलग होता है। दूसरा है कि पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, जो PM 2.5 और PM 10 बनता है, उसमें इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। हम अगर कैलिफोर्निया USA की बात करें तो 70 साल पहले हैवी पॉल्यूशन होता था और 70 साल के बाद में वहां व्हीकल्स का नंबर 10 गुना ज्यादा हो गया और पॉल्यूशन 10 गुना कम हो गया। वो इसलिए कि उनकी इंजन क्वालिटी और फ्यूल क्वालिटी पे उन्होंने स्ट्रिंजेंट कंट्रोल रखा। मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे जो व्हीकल्स हैं, पुरानी व्हीकल्स हैं, इंजन जो पुरानी टेक्नोलॉजी है और फ्यूल क्वालिटी है और उनका जो कंबशन है जी, उसको लेके जो एमिशंस निकलते हैं, उस पे जो सेहत पे, जो मैं डॉक्टर हूं तो मैं उस हिसाब से बात करता हूं, उसका जो सेहत पे असर पड़ता है 2 तरह से पड़ता है। एक तो इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट होता है कि जो हेल्दी लोग होते हैं उनका गला खराब हो गया, शाम को थकावट हो गई, नींद ठीक से नहीं आ रही, आंखों में जलन हो रही है, स्किन में इचिंग हो रही है, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसकी हमें चिंता नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें
तो जैसे डीजल एमिशन में पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये कंफर्म्ड है कि उससे लंग कैंसर होता है, जो कि इस समय नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। और उसके अलावा जो सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो कि सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी जो है ना वायु प्रदूषण से होता है। हालांकि हम टोबैको स्मोकिंग को ब्लेम करते हैं, वो बिल्कुल सही बात है। तो ये जो वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन है, जो कि मॉडिफाइबल है और कंट्रोलेबल है, उसको हमें फोकस करना चाहिए। अब आप अगर इंग्लैंड की बात करें, अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदते हैं तो आपको 0% टैक्स होता है जी। तो ये एक जो अभी जो हम जो नतीजा देख रहे हैं, ये एक नी जर्क रिएक्शन है कि जो है ना एकदम से हर साल हमने ये बीमारी देखी है और हर साल ये नीजर्क रिएक्शन होता है और ऐसा लगता है जैसे कि हमें पता नहीं था कि ये होने वाला है, पर अभी तक लॉन्ग टर्म कदम इसके लिए क्या उठाए गए हैं। पर जो गाड़ियों की बात है उसमें तो पुरानी गाड़ियों को फेज आउट करना, इस तरह की चीजें बहुत गंभीरता से लागू की जा रही हैं, डीजल गाड़ियां हों या पेट्रोल गाड़ियां हों, क्या उससे फर्क पड़ा है? वेहिकुलर पोल्यूशन उसको कट करने के लिए क्या सड़क पर गाड़ियों को कम करना बहुत जरूरी है? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राहगीरी के एक इवेंट में नजर आए जहां पे वो साइकिल चला रहे थे, ये संदेश देने के लिए कि कैसे साइकिल का इस्तेमाल करें आप हफ्ते में एक दिन कहीं जाने के लिए, या आप पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इस चीज को और बढ़ावा देना और ऐसा कुछ लागू करना क्या जरूरी होगा? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया की, जो ये संदेश देने के लिए इस इवेंट में गए और उन्होंने साइकिल चलाई और ये संदेश दिया कि लोग गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम लोग में, हम बात करेंगे जो अभी बात हुई है, अब जो अनुमिता चौधरी ने कहा था कि चर्चा जो है सोल्यूशन की तरफ होनी चाहिए। मैं मालूम है समस्या क्या है, पर इसके लिए अब क्या होगा? सुनवाई पिरोगी कोर्ट में, दिल्ली सरकार इसके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन देती है, क्या किया जाए जिससे कि हर साल होने वाला ये प्रदूषण जो कि सालों भर रहता है पर इस महीने में हद से ज्यादा बढ़ता है, वो उसको कैसे रोका जाए, अभी कैसे कम किया जाए? इस ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इस चर्चा पे। आप देख रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं प्रदूषण की। हर साल इन महीनों में प्रदूषण हद से ज्यादा बढ़ जाता है दिल्ली और आसपास के इलाकों में, इतना ज्यादा कि हवा जो है वो दम घोटने वाली हो जाती है और ये नई बात नहीं है। इसके लिए हम क्या करें और अब क्या इसके लिए सोल्यूशन होना चाहिए, ये हर साल की समस्या है। अनुमिता रॉय चौधरी हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। अनुमिता, ये हमने चर्चा की कि ये कोई नई समस्या नहीं है, हर साल ये होता है। जब ग्रैप लागू होता है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, तब तक ऑलरेडी 300 माइक्रोग्राम के ऊपर रहता है PM 2.5। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है जिस तरह से ये लागू किया जाता है? जो नई बॉडीज बनी हैं उनके कामकाज पर आप क्या कहेंगी? देखिए, इमरजेंसी एक्शन तभी लिया जाता है जब समस्या बहुत ही गंभीर हो गई है और प्रदूषण ऐसा दब गया है शहर में कि जब तक हवा नहीं आएगी उसको आप कम नहीं कर सकते। और उस समय इमरजेंसी एक्शन का यही रोल होता है कि हम और भी ऐड ना करें। पर इमरजेंसी एक्शन को भी हम ठीक से नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अगर जो सिस्टम चेंजेस हर सेक्टर में होना चाहिए अगर वो नहीं मौजूद है। जैसे अगर आप ऑड इवन करना चाहते हैं गाड़ियों की एमिशंस को कम करने के लिए, उसके लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? आप पार्किंग चार्जेस 3 गुना बढ़ाना चाहते हैं एज एन इमरजेंसी एक्शन, पर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थी कि आप पार्किंग एरिया मैनेजमेंट प्लान पूरी शहर में इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए वो नहीं हो पाया है अभी। अगर आप डीजल जनरेटर सेट को बंद करना चाहते हैं, NCR में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में रिफॉर्म्स चाहिए। तो यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो जितनी भी बॉडीज आज प्रदूषण को देख रहे हैं, जो साल भर जो काम होना चाहिए, हर सेक्टर को पकड़ के मैपिंग करें कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिस्टम में कहाँ पे खामियां हैं, गैप्स हैं, क्या करना है और किस तरीके से उसका बनाना है, उसके रीना जी, साल भर इस पर काम हो पाता है या इन महीनों में भी हम जानते हैं कि बस इमरजेंसी मेजर्स क्या लागू करना होता है? दूसरे के अगर दिल्ली ये करता है जैसा आपने पहले भी किया, तो अगर आसपास के इलाके ये इमरजेंसी मेजर्स भी नहीं लागू करते हैं तो कितना फायदा हो सकता है? आप क्या उम्मीद करती हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, कोर्ट से? क्या कोर्ट को ही इसमें हस्तक्षेप करके ऑर्डर जारी करना पड़ेगा दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए कि क्या करें आप इस समय? जब तक हम पोल्यूशन को एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। साल दर साल तो कौन सी पार्टी, है। कोई पार्टी प्रदूषण को राजनीतिक मुद्दा कहाँ? आपकी पार्टी भी नहीं बना रही है प्रदूषण को, कहीं भी बिल्कुल नहीं बना रखा है। अब देखिए, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रोज शाम को दिल्ली का एक ट्वीट करते हैं, आपने
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री या किसी और मुख्यमंत्री के मुंह से आपने पोल्यूशन के बारे में कोई वक्तव्य, कोई एक्शन सुना? 40 करोड़ की आबादी है इंडो गैंजेटिक प्लेन की, जो पूरी इस समय पोल्यूशन की वजह से प्रभावित है। आप बताइए, 40 करोड़ जो पूरे दुनिया के 22 सबसे प्रदूषित शहर हैं, उनमें से 14 उत्तर प्रदेश में है। आपने उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, आपने सुना किसी के मुंह से एक वक्तव्य कि पोल्यूशन एक मुद्दा है? तो जब तक हम और आप मिलकर डिमांड नहीं करेंगे और हम अकाउंटेबिलिटी नहीं तय करेंगे, साल दर साल यही टीवी डिबेट्स होते रहेंगे। जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है, चाहे कितना भी पॉलिटिकली डिफिकल्ट मुद्दा हो, चाहे पटाखे बैन करने का मुद्दा हो, आप देखिए इंप्लीमेंट क्या क्या हो पा रहा है। रीना जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अगर ये हम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करते हैं, इमरजेंसी मेजर्स लेते हैं, इनकी इंप्लीमेंटेशन में क्या भी दिक्कत आती है? पटाखे बैन में हमने देखा था कि इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। मैं पिछले हफ्ते, उसके पहले भी आपकी पार्टी के ही राघव चड्ढा से भी बात कर रही थी, जिन्होंने कहा कि इंप्लीमेंटेशन में मुश्किल आ रही थी क्योंकि लोग नहीं मान रहे थे। अभी भी ये इंप्लीमेंटेशन कितना हो पा रहा है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन में केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स, नागरिकों, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। हम सबको रियलाइज करना पड़ेगा कि ये बिल्कुल एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। अभी तक रियलाइज नहीं किया है ये सरकारों ने? आपकी सरकार तो आप कह रहे हैं रियलाइज कर रही, तो केंद्र सरकार की तरफ से आप क्या उम्मीद करती हैं और क्या होना चाहिए, क्या मदद करें? केंद्र सरकार को सबसे पहले चाहिए कि वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाए। जितने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की बात कही गई कोर्ट की तरफ से भी, लेकिन किसी ने, दिल्ली सरकार के अलावा किसी स्टेट गवर्नमेंट ने इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुलाई। दिल्ली सरकार ने सबसे पहले स्टेप्स लिए कि इमरजेंसी की स्थिति है, स्कूल बंद करना है, कंस्ट्रक्शन बंद करना है, ऑफिसेज बंद करने हैं। लेकिन वंदना शिवा, सबसे ज्यादा जो सबसे पहले ये जब हंगामा होता है और इमरजेंसी हो जाती है प्रदूषण की, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, स्कूल बंद किया, स्कूल वैसे भी ज्यादातर ऑनलाइन चल रहे थे, अभी शुरुआत हुई थी, फिर स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये जो रिस्पॉन्स आप देख रही हैं, या जिसका सोल्यूशन एक बड़े स्तर पे, तो बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है, पर ये जो हम हर साल इन महीनों में जूझते हैं प्रदूषण से, आपके हिसाब से इस समय सोल्यूशन क्या होना चाहिए इसको? अगर हम वेहिकुलर पोल्यूशन की बात करें, इंडस्ट्रीज के पोल्यूशन की बात करें दिल्ली एनसीआर में, जैसे पहले बोले थे पूर्व सचिव सीपीसीबी के, कि हम दिल्ली की हवा और आसपास की हवा को बांट नहीं सकते। हम एयर पोल्यूशन को पानी के पोल्यूशन से और हमारे शरीर में जो पोल्यूशन हो रहा है उससे अलग अलग नहीं कर सकते। दिल्ली वाले नवंबर दिसंबर में अब एयर पोल्यूशन की चिंता करने लगते हैं, पर बेचारे लोग जिनको कैंसर है, जो हमारे पंजाब के भाई और बहन कैंसर ट्रेन लेके बीकानेर जा रहे हैं, वो तो साल भर संकट है ना। तो ये इमरजेंसी एक इमरजेंसी नहीं है, ये हेल्थ इमरजेंसी है, वाटर इमरजेंसी है, क्लाइमेट इमरजेंसी है, टॉक्सिक इमरजेंसी है, पॉवर्टी इमरजेंसी है, हंगर इमरजेंसी है। बहुत तरह की इमरजेंसी एक साथ आ गई है। पहली बार हम लोग जब स्वतंत्र हुए, हम मान के चले कि ज्यादातर भारत गांव में रहता है, गांव में हमें संपन्न बनाना पड़ेगा। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि गांव को भिखारी बना दो, सबको भगाओ गांव से शहर की तरफ। शहर नहीं टिक पाएंगे, ना खाने के लिए, ना पोल्यूशन को रोकने के लिए। दूसरा, ये जो एक असंतुलन बन गया है गांव में और शहर में, उसको हमें मिटाना पड़ेगा। ये एक इमरजेंसी है। हम कोई भी स्टेप ऐसा लेंगे जिसमें हम रूरल और अर्बन इनइक्वालिटी को बढ़ाएंगे, तो और लोग आएंगे और ट्रैफिक बढ़ेगा। तो व्हीकलर ट्रैफिक रोकने के लिए एक बहुत दुख की बात हुई थी दिल्ली में। लोकल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग के थ्रू करप्ट जज था, जिसने ऑर्डर दिया, क्योंकि उसके बेटों के रियल एस्टेट में इंटरेस्ट था, कि सीलिंग हो जाए। सीलिंग से 4 लाख लोगों का रोजगार खत्म हुआ। वो कहीं जाते नहीं थे, वहीं अपना छोटा छोटा काम बिना पोल्यूशन के कर रहे थे। तो इस तरह हमको रोजगार फिर से बनाने पड़ेंगे, लोकल बनाने पड़ेंगे, और हमको कृषि को फिर से पूरा का पूरा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। आपने इसका कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गांव में और शहर में जो असंतुलन है, जो बढ़ता जा रहा है, और गांव से लोगों को शहर की तरफ भगाया जा रहा है, शहर सस्टेन नहीं कर सकेंगे। ना ये भीड़, ना ये प्रदूषण, और गांव और शहर के बीच जो संतुलन है वो बनाए रखना जरूरी है। डॉक्टर खिलनानी, ये प्रदूषण जो व्हीकुलर, जो गाड़ियों के निकल रहे धुएं से आ रहा है, इस तरह के प्रदूषण के लिए लोगों को गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना, इसकी जरूरत है। लेकिन एक दिन हम इस तरह
तरह के इवेंट देखते हैं जहां पर साइकिल की बात की जाती है। बतौर एक डॉक्टर आप इस शहर में जो मूलभूत ढांचा है उसमें कुछ बदलाव की बात हमें बता सकते हैं, जिससे कि गाड़ियों का इस्तेमाल कुछ तो कम किया जाए, या हफ्तों में ही, एक हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ऐसे डेजिग्नेट हो सकते हैं इन महीनों में जब आप गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें सिवाय इमरजेंसी मेजर के, या ऑड इवन जैसी जो चीजें हैं वो आपको क्या लगता है वो क्या काम करती हैं, कितनी कारगर होती हैं? या रेड लाइट पे जो जैसे आम आदमी पार्टी ने किया कि हम इंजन ऑफ कर दें, बहुत लोगों ने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं है, उसको बदलना यह है कि आप गाड़ियों की संख्या को कम करें, उसके लिए क्या किया जा सकता है? हाँ नगमा जी, बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी कि एक तो ये जो गाड़ियों का जो प्रदूषण है, सिद्धांत सबको पता है, थियरी सबको पता है, सबको पता है कि वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन होता है और जो पुरानी व्हीकल्स हैं उनको डंप कर देना चाहिए, इंजन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है ये हमें देखना होगा। क्या हम अक्टूबर नवंबर में ही उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे साल में करना पड़ेगा। आज की तारीख में जो ट्रैफिक इंटरसेक्शन होता है वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। अगर आप AQI नापेंगे वहां पर तो 500 से भी ऊपर होगा, और आप उस समय अगर अपना कार का शीशा नीचे करते हैं और इंजन ऑफ कर देते हैं तो आप वही गंदी हवा अंदर ले रहे हैं जी। तो ये एक, मैं जैसे शुरू में कहा, एक नीजर रिएक्शन है। मैं इस फील्ड में 30 साल से काम कर रहा हूं। जो शुरू में जो स्टडी हुई थी जिसमें कि 25% इंक्रीज हुई थी इमरजेंसी विजिट COPD, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में, जिस वजह से CNG इम्प्लीमेंट हुआ था, और उस वजह से उस समय 2-3 साल के लिए पॉल्यूशन कम हो गया था। तो मेरा ये मानना है और मेरी ये मान्यता है कि पूरे साल हमें एक एक्शन प्लान करना चाहिए, और उसका न सिर्फ सिद्धांत लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन इस समय ये बात है कि अगर आप ऑड इवन करते हैं इस समय तो उससे मार्जिनली एयर पॉल्यूशन कम हो जाएगा, कुछ बेनिफिट हो जाएगा। इस समय इट हैज बिकम ए मेडिकल इमरजेंसी। इस समय आप अगर नापेंगे तो इमरजेंसी विजिट्स बहुत होंगी, हार्ट अटैक्स बहुत होंगे, ICU एडमिशन बढ़ जाएंगे। उसको बचाव करने के लिए ऑड इवन करना, स्कूल बंद करना, वर्क फ्रॉम होम करना, ये एक टेम्पररी मेजर्स है। मेरे ख्याल से ये जो मुहिम है, ये जो लड़ाई है, ये पूरे साल चलेगी, तब जाके कुछ हम फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर साल इस दौरान ये सब किया जाता है और उससे कुछ प्रदूषण कम होता है। हमने देखा था लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण कम था, पर वो उसका जवाब नहीं हो सकता। इमरजेंसी मेजर के तौर पे हम ये कर सकते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं और हम लौट के आते हैं इस चर्चा पे। हम चर्चा करें प्रदूषण पर, और चर्चा के इस आखिरी हिस्से में सबसे पहले बी सेन गुप्ता जो पूर्व सचिव रहे हैं CPCB के, मैं आपका फाइनल कमेंट जानना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, दिल्ली सरकार कोर्ट में अपना जवाब देगी प्लान ऑफ एक्शन पे, इमरजेंसी मेजर्स जैसे लॉकडाउन जैसे मेजर्स हैं। आपको क्या लगता है कि इस समय में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए करना चाहिए? अभी जैसे नगमा जी मैंने पहले भी बताया कि हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना पड़ेगा। केवल वेहिकुलर पोल्यूशन कंट्रोल और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल से काम नहीं चलेगा। हमें माइक्रोमेट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझना है, हमें और सोर्स में भी ध्यान देना होगा, जैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट जो इलीगल बर्निंग होती है, इसका एक। दूसरा, आपकी बहुत सारे इलीगल लेड रिसाइकलिंग इंडस्ट्री और आपके टायर बर्निंग और एग्रीकल्चर रेसिड्यू बर्निंग, सारी चीज हो रही है, इन पे काबू करना पड़ेगा। जो दिल्ली गवर्नमेंट और NCR में जो राज्य हैं, उनके गवर्नमेंट ये सीधे इसमें प्रहार कर सकती है, इनको बंद कर सकती है, जिससे एयर क्वालिटी इंप्रूव हो। अभी हमें रीना जी, दिल्ली गवर्नमेंट जहां पे सीधे प्रहार कर सकती है, इन कदमों को उठा सकेंगे दिल्ली सरकार? क्योंकि ये आप सीधे काम कर सकते हैं बिना किसी दूसरे की मदद के। नगमा जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा, जो हमारे परव्यू में, हमारे दायरे में जो आता है वो दिल्ली सरकार सब कुछ कर रही है और भी करने के लिए तैयार है। हमने पूरा एक 24/7 ग्रीन वॉर रूम बनाया हुआ है जहां से इन सारी बातों की निगरानी की जाती है कि कहाँ पोल्यूशन हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। ग्रीन ऐप के जरिए अगर नागरिकों के आसपास के एरिया में कुछ ऐसा पोल्यूटिंग सोर्स है उसकी वो शिकायत कर सकते हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। तो दिल्ली सरकार के दायरे में जितना भी आता है कारगर हुआ है। अनुमिता जी, आपने देखा ये ग्रीन ऐप या जैसे CAQM बना जिसको APCA से ज्यादा पावर्स थे, क्या कर पाए ये? देखिए, ये तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि जो विंटर का जो एक्शन होता है वो पूरा इन्फोर्समेंट एक्शन है, और वहां पर ये ग्रीन ऐप और पब्लिक कंप्लेंट्स जो आते हैं, अभी CPCB की जो हाल ही में जो आंकड़े आए हैं वो दिखा रहे हैं कि जितनी भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं सिर्फ 11% तक
कंप्लेंट्स को वो कुछ कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एनफोर्समेंट कैपेसिटी जो डिपार्टमेंट्स की है वो भी काफी कम है, और इस पर भी हमें गौर करना होगा कि हर साल हम एनफोर्समेंट की बात करते हैं, पर एनफोर्समेंट के लिए उनके पास लोग नहीं है, स्किल्स नहीं है, क्षमता नहीं है। तो अगर इंस्टीट्यूशन ही वीक है तो हम कैसे एनफोर्स करेंगे? और उसके बाद बात आती है कि हमें और भी बड़े सुधार करने हैं, वो तो साल भर हमें करना पड़ेगा जी, वो साल भर करना पड़ेगा। इमरजेंसी मेजर्स जो हैं वो भी इंप्लीमेंट कितने हो रहे हैं? आखिरी कमेंट आपका वंदना शिवा, हमारे पास समय खत्म हो गया, और डॉक्टर खिलनानी जी। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को पोल्यूशन फ्री बनाना पड़ेगा। वी कांट कीप सॉल्विंग द पोल्यूशन प्रॉब्लम while maintaining an economic and production system that is pollution generating. उसके लिए हमारे पास सारे विकल्प हैं। हमको टाउन प्लानिंग में ये, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अज्यूम नहीं करना पड़ेगा कि सब कोई शहर में रहेगा। हमको फिर से अपने कृषि में पुनर्जीवन लाना पड़ेगा, और हमारे काम ने, नवदानिया ने दिखाया है कि हम वो ही स्ट्रो को कंपोस्ट बना के हम मिट्टी में उर्वरकता डाल सकते हैं। बिल्कुल, केमिकल फर्टिलाइजर्स की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, आप सस्टेनेबल बदलाव की बात कर रही हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूं बीच में, क्योंकि हमारे पास इतना ही समय है। आखिरी कमेंट डॉक्टर खिलनानी से, ये प्रदूषण जो है वो आप बाकी जो इतनी सारी डिजीज और बीमारियां हमें दिखती हैं, ये साइलेंट किलर है, आप क्या कहेंगे डॉक्टर खिलनानी? नहीं, मैं एक डॉक्टर की हैसियत से बताना चाहूंगा कि इस दौरान कम से कम बाहर जाएं, कम से कम अपनी गाड़ियां चलाएं, अपने ऊपर संयम रखें। सुबह के टाइम पर जब अर्ली मॉर्निंग स्मॉग होता है, बिल्कुल एक्सरसाइज करने जहाँ जाए। तो कपड़े का मास्क होता है जो हम कोविड के लिए बहुत प्रपोज कर रहे थे, वो बिल्कुल बेकार होता है। इसके लिए सिर्फ N95 मास्क ही कारगर होता है। जो लोग पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है इस समय निमोनिया से और एस्थमा के अटैक की वजह से, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, और अपना एक्सपोजर मिनिमाइज करने के लिए जो है अंदर है, और एयर प्यूरिफायर को का बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन जिनको फेफड़े की बीमारी है और हार्ट की बीमारी है वो अंदर बैठ के एयर प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं। हेल्दी लोगों के लिए उसके लिए जरूरत नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। गंभीर समस्या हमारे सामने साल दर साल है, इस महीने में वो और बढ़ती है, और जैसा वंदना शिवा ने बताया, इससे साल भर, जैसा अनुमिता ने बताया, साल भर लड़ने की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है, जो इमरजेंसी मेजर्स हैं इस समय उसके सही इंप्लीमेंटेशन की भी जरूरत है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जो कहा, उसके बाद कुछ कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार ने कहा है कि एक हफ्ते के लिए स्कूल जो है वो बंद रहेंगे, अब सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। एक हफ्ते के लिए दिल्ली सरकार के दफ्तर बंद हैं और सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट दफ्तरों को भी वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। 14 से 17 नवंबर के बीच तमाम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद की गई हैं। उम्मीद है कि इस दौरान हवा की जो स्थिति बनी हुई है और प्रदूषण ज्यादा रहने का अंदाजा है, इस तरह के कदमों से कुछ प्रदूषण में कमी आएगी। तो इस वक्त हम लोग में इतना ही।